तो वैसे भी मेरी ईश्वर पे आस्था कम नहीं है, इसका मतलब मुझे नास्तिक मत समझिएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि ईश्वर भी चाहता है कि आप अपना पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, ये तय कर लीजिए। आवाज़ जा रही है आप लोगों को? ठीक ठीक। तो जितने ये इस तरह के धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं आपके, समझ रहे हैं, इनको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दीजिए। हम फिर इसीलिए कहते हैं कि अगले साल शिवरात्रि आएगी, अगले साल होली आएगी, अगले साल दीपावली आएगी, उसमें रंग भरने का काम आपका है। वो दीपावली और रंगीन हो जाएगी जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, वो होली और रंगीन हो जाएगी जब आप मजबूत हो जाओगे, वरना वो होली भी बेनूर होगी, दिवाली भी बेरंग होगी, उसमें कोई रंग नहीं होगा। रंग वही नहीं होता है जो दिखता है, रंग वो भी होता है जो नहीं दिखता। कहते हैं बहुत रंगबाजी कर रहे हैं, सेलेक्ट हो गए तो वो रंग लेके नहीं घूमते। इसीलिए हम कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं है, मुझे लगता ही नहीं कि इतना कठिन है कोई। ये सारी चीज़ें हम लोग यार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के छात्र नहीं हैं कि हमको लैब की आवश्यकता है। CH2 4 मिला के CH2 ये करना है, समझ रहे हैं? सीधा सिंपल सा किताबें हैं, वो भी आप बताइए कि बना बनाया मैटर आपके सामने जो है ला के हम लोग पेश कर रहे हैं, और आपको कुछ नहीं करना है। पढ़ने का तरीका भी मैं आपको बताते चलता हूँ कि केवल दोहराना एकमात्र सूत्र है, रटने की कोशिश कभी मत करिए। और 100% मान के चलिए कि अगर आप रटेंगे तो परीक्षा में भूलेंगे, रटेंगे तो भूलेंगे, उसका एक सिद्धांत ही है हेड टेल वाला, रटेंगे तो भूलेंगे। आप उसे दोहराने का प्रयास करिए, और जितना कंफ्यूज होता है आप ये मान के चलिए कि उतना ही जला दीजिए, ऑन कर दीजिए। तो अपनी प्राथमिकताएं और अपनी कमजोरियां, अच्छाइयां, ये तीनों चीज़ें तय, सबसे बेहतर आदमी आप हैं तय करने के लिए। आपकी कमी क्या है, आपका प्लस पॉइंट क्या है, और इस समय कौन सा काम आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप सोच सकते हैं कि इतना मेहनत अगर हम लोग कर सकते हैं पूरे सिस्टम में पूरा काम करके, तो आप लोगों के पास अभी ऐसी कोई प्रतिबद्धताएं नहीं हैं कि आपको 8 घंटा ड्यूटी करनी है, 6 घंटा ये करना है, वो करना है, समझ रहे हैं? तो इन प्रतिबद्धताओं को आप तय करिए, और वही संस्कृत वाला वो जो है नहीं लाइन उनकी, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्ति वरान बोधक, मतलब उठो जागो और अपने लक्ष्य को दिख रहा है प्राप्त कर लो। उसमें बहुत ज़्यादा इधर उधर की गुंजाइश नहीं है। बस उसमें केवल मुझे यही एक चीज़ लग रहा है कि अगर अपने ज्ञान को आप रोज़ नया नहीं करोगे तो आप घिसे पिटे टीचर हो जाओगे, चाहे नौकरी में आ जाओ तब भी। पाठ्यक्रम तक सीमित हो जाओगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, चिड़चिड़े। बच्चे कुछ पूछेंगे आप बताओगे नहीं, आपको जानकारी नहीं होगी। और जब आपके पास आपका अपना नया ज्ञान रहेगा तो आप, बच्चे भी खुश हैं कि नई नई चीज़ मिल रही है, और आपको भी अच्छा लगेगा कि मैं आज इन लोगों को कुछ नई चीज़ें दे पाया, बता पाया। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं अपने दिनकर पर।
सामान्य तथ्य हो गए थे दिनकर पर, पंक्तियां लिखना था। चाहे तो तीनों, उस दिन हमने बताया भी था, चाहे तो आप तीनों विनय पत्रिका, मतलब जैसे गोस्वामी तुलसीदास वाली विनय पत्रिका याद ही है, आप जान ही रहे हैं कि 2 विनय पत्रिका जो और है उसको भी चाहे तो वहाँ लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। जैसे दिनकर की विनय पत्रिका हारे के हरनाम को कहा जाता है, और अमोला को अष्टभुजा शुक्ल ने त्रिलोचन की विनय पत्रिका कहा है। तो ये तीनों सवाल जब भी आप तैयार करिए, एक तरह से इकट्ठा याद कर लीजिए, इकट्ठा तैयार कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको याद करने में सुविधा हो जाएगी, समस्या नहीं रहेगी। ठीक, चलिए पंक्तियां लिखते हैं हम लोग। 2 पंक्तियां पहले कुरुक्षेत्र से हैं और दोनों पूछी गई हैं। पहली पंक्ति लिखिए, कर पाता यदि मुक्त, कर पाता यदि मुक्त हृदय को, मस्तक के शासन से। आप थोड़ा दूर तक से सोचिए तो यही समस्या कामायनी की भी थी। बोला दीजिए। तो पूरी लाइन लिख लीजिए। तो इसको देखिए, कामायनी में क्या समस्या थी, कुरुक्षेत्र की क्या समस्या है। देखिए दोनों की समस्या कैसे एक है। इसीलिए कहते हैं जो मूल समस्याएं, चिरंतन समस्याएं हैं, वो एक ही होती हैं, युग अलग अलग होते हैं, काव्य अलग अलग होते हैं। कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से। अगली लाइन है, उतर पकड़ता बाँह दलित की। उतर पकड़ता बाँह दलित की मंत्री के आसन से। डैश करके कुरुक्षेत्र। कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता बाँह दलित की मंत्री के आसन से। नीचे वाली लाइन अगर छोड़ दो, ऊपर वाली लाइन को हम कामायनी की एक लाइन से मिला रहे हैं। वो आप देखिए, कामायनी में भी यही कहा गया है कि मस्तिष्क हृदय के हो विरुद्ध, दोनों में हो सद्भाव नहीं। पहली लाइन उसकी ले लीजिए कि मस्तिष्क हृदय के हो विरुद्ध, दोनों में हो सद्भाव नहीं। चलने को जब कहे कहीं तो हृदय विकल चल जाए कहीं। वही समस्या यहाँ उठा रहे हैं कि कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से। अगर हम केवल बुद्धिवादी ना होते, कुछ सहानुभूति पूर्वक विचार करते, तो ये क्या कह रहे हैं कि उतर पकड़ता बाँह दलित की मंत्री के आसन से। चिरंतन समस्याएं, मूल समस्याएं जो होती हैं, वो हर युग में लगभग वैसी ही होती हैं। केवल देखने, कहने और उनको कुल मिला के देखने और व्याख्या करने का नज़रिया अलग अलग होता है। ये 20 साल बाद लिखा जा रहा है, वो 1935 या 36 में लिखा जा रहा है। 10 साल बाद ये 46 में लिखा जा रहा है। लेकिन समस्याएं देखिए हृदय और बुद्धि के संघर्ष का वही है। इसी की अगली पंक्ति है, मतलब इस लाइन की नहीं, नई लाइन है वो। क्षमा शोभती उस भुजंग को, कई बार पूछी गई है ये। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। गरल का मतलब विष होता है।
गरल और सुधा पर्यायवाची मिलेंगे आपको, अमृत और विष। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अगली लाइन, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। अगली लाइन, ये शायद कविता का नाम नहीं लिखा है लेकिन है बड़ी मशहूर पंक्तियां ये कुरुक्षेत्र की ही है। अगली लाइन, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र। इसमें 4 पंक्तियां हैं लेकिन हम आपको 2 ही लिखवा रहे हैं। भूखे बच्चे अकुलाते हैं, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर। माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर, जाड़े की रात बिताते हैं। इसकी 2 लाइनें और लिखा नहीं हूं लेकिन मुझे याद हैं, मैं केवल आपको बता दे रहा हूं, सुन लीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कविता आएगी तो कम से कम आप पकड़ ले जाएंगे, ये है ही ऐसी पंक्ति की याद हो जाएगी। इसकी अगली 2 पंक्तियां हैं, स्त्री के लज्जा बसन बेच तब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक तब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। ये 4 पंक्तियां हैं पूरी। मतलब ये तीसरी लाइन देखिए कितनी दर्दनाक व्यंग उसमें कहा गया है कि स्त्री के लज्जा वसन बेच तब ब्याज चुकाए जाते हैं। ये स्वतंत्र भारत की कथा लिख रहे हैं दिनकर, ये कोई अंग्रेजों के ज़माने की कथा नहीं लिख रहे हैं। 1946 में ये शायद बिपथगा कविता है, एग्जैक्ट कविता नहीं मिली है, शिव कुमार शर्मा में लाइन मिली है। ये स्थिति अपने देश की है कि जहाँ ब्याज चुकाने के लिए स्त्रियों को वहाँ सौंपना पड़ता है। तो ये इसी की पंक्तियाँ हैं। हम लोग केवल बस श्वानों को मिलता दूध वस्त्र यहाँ तक अगर पकड़ पाएंगे तो अगर आप ध्यान से इसे सुने हैं, पढ़े हैं, तो आप पकड़ ले जाएंगे। ये संभवतः बिपथगा से है क्योंकि शिव कुमार शर्मा में कविता नहीं मिली है। पेज नंबर 529 पे तो है लेकिन वो कविता नहीं मिली कि किस कविता से है। ठीक, अगली लाइनें लिखिए, नई लाइनें हैं। हटो व्योम के पंथ मेघ से, हटो व्योम के पंथ मेघ से, स्वर्ग लूटने हम आते हैं। हटो व्योम के पंथ मेघ से, स्वर्ग लूटने हम आते हैं। अगली लाइन, दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा, दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा, दूध खोजने हम आते हैं।
दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा, दूध खोजने हम आते हैं। नेक्स्ट नई लाइन, प्यारे स्वदेश हित अंगार मांगता हूं। प्यारे स्वदेश हित अंगार मांगता हूं, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूं। चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूं। नई लाइन, कह दे शंकर से। नई लाइन है ये अलग। कह दे शंकर से, आज करें वह प्रलय नृत्य। कह दें शंकर से, आज करें वह प्रलय नृत्य फिर एक बार। इसी की अगली पंक्ति है, सारे भारत में गूंज उठे। सारे भारत में गूंज उठे, हर हर बम बम का महोच्चार। हर हर बम बम का महोच्चार। महाधन उच्चार बराबर महोच्चार गुण संधि। अगली लाइन, तिमिर ज्योति की समर भूमिका। तिमिर का मतलब अंधकार होता है। तिमिर ज्योति की समर भूमिका, मैं चारण मैं बैतालिक। तिमिर ज्योति की समर भूमिका, मैं चारण मैं बैतालिक। अब जो पंक्तियां आ रही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। वो उसी कविता से है, जनतंत्र का जन्म। नीचे लिखवा रहे हैं हम, और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये सिलेबस में भी है ये कविता। लिखिए, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। पहली लाइन है, दो राह मतलब राह दे दो। अभी किस संदर्भ में है सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा लिखिए बस। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जब हम लोग नेट का पेपर दे रहे थे तभी पूछा गया था, उसके पहले हमने इसे अवध यूनिवर्सिटी किताब में किसी में पढ़ा था। इसे सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब आप इसको डैश करके लिखिए, 26 जनवरी 1950 को लिखी कविता जनतंत्र का जन्म से। इतना लंबा लिखो। छब्बीस जनवरी 1950 को लिखी कविता जनतंत्र का जन्म से। उसी समय कह रहे हैं कि दो राह, रास्ते से हट जाओ, समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अंग्रेजों आप छोड़िए, अब ये सिंहासन जनता का है। अवध यूनिवर्सिटी सिलेबस में है।
और नेट में पूछी गई है और हायर में पूछी जाएगी। ये है ही इतनी महत्वपूर्ण पंक्ति। आप नीचे वाली लाइन से पता चल जाएगा कि है कितनी महत्वपूर्ण। अगली, शांति नहीं तब तक जब तक शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ना नर का सम हो। ध्यान दीजिएगा, सुख भाग ना नर अर्थात मनुष्य हैं? नहीं नहीं, पूरी लाइन लिख लीजिए फिर देखिएगा। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो। मतलब इंसानों के सुख दुख के सारे हिस्से बराबर ना हो जाएं तब तक इनको शांति नहीं है। अगली लाइन, नहीं किसी का बहुत अधिक हो, नहीं किसी का बहुत अधिक हो, नहीं किसी का कम हो। लास्ट में दो पंक्तियां उर्वशी से हैं। पहली पंक्ति तो पूछी, ये भी सर जनतंत्र से, जनतंत्र का जन्म से। आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं किसी से, नहीं किसी का बहुत अधिक हो, नहीं किसी का कम हो। ठीक, जहां से भी पूरी लाइन हम बोल देते हैं। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ना नर का सम हो, और नहीं किसी का बहुत अधिक हो, नहीं किसी का कम हो। ठीक, चलिए रश्मिरथी की वो लाइन, रश्मिरथी की वो लाइन लिखिए जो पूछी गई है। और त्रिपाठी जी ने कहा था कि रश्मिरथी पे चर्चा भी नहीं हुई थी, तो वैसे संभवतः जितनी चर्चा थोड़ी बहुत थी हम लोग कर लिए थे। ये लाइन आई है नेट में, मुझे एकदम पूरे 100% याद है। मैं उनका आदर्श, जी ये नहीं मालूम है। जो कविता मालूम रहेगी उसको हम उसी समय लिखवा देंगे। मैं उनका आदर्श, कामा लगाइए, कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे। देखिए ये कर्ण का आत्मकथ्य है। मैं उनका आदर्श, कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे। अपनी बात भी नहीं कह सकते, बता नहीं सकते। मैं उनका आदर्श, कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे। पूछेगा जग किंतु, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। ये रश्मिरथी से है। आखिरी लाइन है उर्वशी से, और ये भी पूछी गई है। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो क्या है। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो क्या है। वैसे तो दिनकर समाप्त हो गए,
लाइन और है हो दरअसल त्रिपाठी जी लिखते समय इतनी लाइनें होती हैं कि उसमें किसको लिखा जाए किसको छोड़ा जाए, ये एक कठिन अंतर्द्वंद का समय होता है। जैसे मैंने स्वानों वाली बताई कि चारों पंक्तियां मुझे याद हो गईं, लेकिन मुझे लगा कि 2 ही पंक्ति लिखनी चाहिए। तो जब मैं कामायनी से या जब मैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या जो सीधे रचनाएं मिलती हैं उनसे जब पंक्तियां नोट करता हूं तो बड़ा अंतर्द्वंद रहता है कि किसे नोट कर लूं, कितनी नोट करूं, कितनी छोड़ दूं। क्योंकि हम पोथा नहीं बना रहे हैं, पोथी लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। ये अंतर्द्वंद बहुत चलता है। उसके बाद देखेंगे मुक्तिबोध में आप इतना मैटर हमने नोट किया है मुक्तिबोध का, ये देख रहे थे गिरी जी, और अभी भी मुक्तिबोध के पीछे मैं पड़ा हूँ, अभी भी मुक्तिबोध से और सारे मैटर नोट कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग हेडिंग डालते हैं, यहाँ से केवल 1 या 2 रचना खास क्या पूछे जाने योग्य है, लेकिन छायावादोत्तर ब्रजभाषा कवि। शिव कुमार शर्मा, पेज नंबर 529। जब तक हम 529 को दोबारा नहीं देख लेंगे दूध भात मानने को तैयार नहीं है। भाई हम जहाँ से नोट करेंगे हम वही नोट करेंगे ना। हो सकता है उनके में दूध भात हो। देखिए कवि का कहने का उद्देश्य आप समझ रहे हैं, दूध भात भी और दूध वस्त्र भी। ठीक, उद्देश्य पे जाइए कि वो उद्देश्य क्या है। छायावादोत्तर ब्रजभाषा कवि लिखिए। 4 लोग हैं, उसमें से केवल रमाशंकर शुक्ल रसाल थोड़े से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह है लिखने का हम चारों को लिख लेते हैं। लेकिन आप ये जानते रहिए कि लिख जरूर ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत काम के नहीं है। लिख लीजिए, अमृतलाल चतुर्वेदी पहले कवि हैं छायावादोत्तर ब्रजभाषा कवि में, अमृतलाल चतुर्वेदी। 2 रचनाएं हैं, श्याम संदेशो श्याम संदेशो और एक है गालिब अमृत। दोनों के सामने छोटा छोटा सा लिख देना है। श्याम संदेशो भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है। श्याम संदेशो जो है, गालिब एक कवि हैं, उर्दू के बहुत मशहूर शायर हैं गालिब। वो मुझे लाइन नहीं याद आ रही, नहीं तो अभी मैं सुनाता ज़रूर, लेकिन अवांछित प्रसंग हो जाएगा। चलिए, गालिब अमृत के सामने लिखिए। गालिब की रचना का ब्रजभाषा अनुवाद है। गालिब अमृत के सामने गालिब की रचना का ब्रजभाषा अनुवाद है। अगले कवि हैं डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र। बलदेव प्रसाद मिश्र के 3 रचनाएं हैं, श्याम शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक।
श्याम शतक, हाँ। अच्छा, वो आप ब्रजभाषा वाला कह रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन है कि अब जहाँ से हम नोट किए हैं ब्रजभाषा में है, तो होना तो यही चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि ब्रजभाषा में लिखेंगे तो हो जाएगा यही। आपके सवाल सही हैं, दंत सा होना चाहिए। अगर ये रचनाएं ब्रजभाषा में हैं तो ब्रजभाषा में तालव्य सा नहीं है। देखिए, सवाल ये नहीं है सुधीर, सवाल केवल इतना उठता है कि ब्रजभाषा में दंत सा ही होता है, तालव्य और मूर्धन्य सा नहीं होता। बस सवाल केवल इतना है कि अगर ये रचना ब्रजभाषा में है तो उसमें तालव्य सा नहीं होगा। बस सवाल इतना उठता है। ये बात भी सही है कि शतक जहाँ भी मिलता है वहाँ तालव्य सा का ही इस्तेमाल होता है। जैसे मतलब छोटी रचनाओं को उदाहरण न लीजिए, उद्धव शतक को लीजिए। उद्धव शतक कहीं भी आपको दंत सा में नहीं मिलेगा। ठीक, अगली रचना ही वही है, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल की। अगले लेखक हैं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। इन चारों कवियों में यही एक ऐसे हैं जिनसे हम लोगों की जान पहचान है, और वो भी केवल रीतिकाल को कलाकाल कहने के संदर्भ, बस वहीं तक हमारी इनकी जान पहचान है। बाकी कुछ ऐसा इन्होंने नहीं लिखा है कि जिस पे इनसे ज़्यादा प्रश्न बनते हों। हाँ, इनकी रचना है उद्धव शतक, यही एक काम की रचना हमको लग रही है। इसको तो हम लोग उद्धव शतक ही लिखें। इस पे दो चीज़ लिखना है, एक तो भ्रमर गीत परंपरा की है, दूसरी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने भी लिखा है। और ये भी आप जानिए कि अगर रत्नाकर और इनमें चुनना होगा तो हम निसंदेह रत्नाकर को ही पहले से तय मान के चलिए। या तो ऑप्शन में ये रहे कि ए और बी दोनों इस तरह से हो जाए, ए पे उद्धव शतक वो रत्नाकर, बी पे रसाल, सी पे दोनों, डी पे दोनों नहीं, इस तरह से सवाल हो। जैसे रास पंचाध्यायी आती है तो रहीम दास की रास पंचाध्यायी मिलती ही नहीं, केवल उल्लेख मिलता है, और नंददास को उसी पे जलिया उपाधि मिलती है। तो अब कोई ये कहे कि नहीं रहीम दास वाली ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नंददास वाली नहीं, तो इसका मतलब कि वो ज़्यादा विद्वान है, आप कम। उससे बहस करना फिर बेकार है, उसको मत समझाइए। ठीक, उद्धव शतक अजस मोचन। इनकी चार रचनाएं हैं, रसाल मंजरी, एक तो सवाल याद आ गया हमको। चलिए, देवानंद, रसाल मतलब रसाल का मंजरी मतलब, चलिए पकड़े हो। रसाल का मतलब आम और मंजरी का मतलब फूल, खास करके आम के जो बौर होता है खुशबू वाला जो इस समय है। ठीक, तो रसाल मंजरी है। चलिए, बस ऐसे पढ़ते समय ये भी सोचिए कि इसको पूछ लेगा तो क्या जवाब देंगे हम। अंतिम रचना है अलंकार पीयूष। चलिए अखिलेश, पीयूष, अमृत, अच्छा चलिए, मतलब कुछ सोच रहे हो कि क्या पूछ सकते हैं। अंतिम कवि हैं लक्ष्मी नारायण ईश। एक रचना है लंका दहन। लक्ष्मी नारायण ईश, एक ही रचना है लंका दहन।
उसके आगे लिखना है ओज गुण प्रधान, ओज गुण आ जाएगा तो कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस। अगर इसे हम उलट के कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं? वीर रस प्रधान भी कह सकते हैं। ओज गुण युक्त 9 सर्गों का खंड काव्य है। चलिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा समाप्त हुई। अच्छा, हम लोग बहुत आराम से चल रहे हैं तब भी समाप्त हो जाती है। हमको लगता है इतनी जल्दी नहीं समाप्त होना चाहिए, समाप्त हो जाती है। प्रगतिवाद। प्रगतिवाद को हम 3 चीज़ें लिखेंगे। प्रगतिवाद, आबलिक प्रगतिशील, आबलिक प्रोग्रेसिव लिटरेचर। प्रगतिवाद, आबलिक प्रगतिशील और आबलिक प्रोग्रेसिव लिटरेचर। चूँकि अभी ये वहाँ से इसका जो सम्मेलन शुरू होता है वो प्रोग्रेसिव लिटरेचर के ही नाम से शुरू होता है, राइटर्स एसोसिएशन वाला जो वहाँ से शुरू होता है। 2-4 मिनट हम लोग इस पे चर्चा कर लें। वैसे अभी जब आप प्रगतिवाद की विशेषताएं लिखेंगे तो सारा निचोड़ उन विशेषताओं में अपने आप आ जाएगा। मतलब कुछ न कुछ ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक कारण थे कि छायावाद का अंत हुआ और उसके ही गर्भ से, एक तरह कहिए जैसे भक्ति काल के गर्भ से ही रीतिकाल निकला। जितने उत्तर भक्तिकालीन कवि हैं, या मतलब उलट के कहिए कि भक्त कवियों की जितनी उत्तरकालीन रचनाएं हैं वो कहीं ना कहीं भक्ति का तत्व क्षीण और श्रृंगार का तत्व ऊपर प्रधान हो रहा था। वो चाहे सूरदास हों, चाहे गोस्वामी तुलसीदास हो। भक्ति काल के उत्तर भक्ति काल में यही दोनों लोग आते हैं। और उसके बाद तो आप ये देखिए कि कितना राम भक्ति और कृष्ण भक्ति ने मतलब भक्ति ही गायब कर दिया और उसमें श्रृंगार ही श्रृंगार, मतलब इस तरह से कर दिया कि वो अश्लीलता के हद तक चला गया। तो जैसे भक्ति काल के गर्भ से ही रीतिकाल पैदा हुआ, वैसे छायावाद के ही गर्भ से प्रगतिवाद का भी जन्म हुआ। वो सामाजिक सांस्कृतिक कारणों पर जब आप चर्चा करेंगे, आप पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तब आएगा। समय सीमा अगर हम देखते हैं तो 36 से 42 तक आती है। ठीक, अगर समय सीमा लिखने चाहें तो 36 से 42, या कहीं कहीं पे आपको जब कोई छायावाद 38 मानेगा तो 38 से 42, समझ रहे हैं? 36 से 42 या 36 आबलिक 38 से 42, मतलब लेकिन एक सामान्यतः जो है वो 1936 से 1942, क्योंकि 43 में तार सप्तक आ जाता है। ठीक, तो प्रगतिवाद के जो वाद का झोंका था, जो वाद का आरंभ था, वो बहुत देर तक चल नहीं पाया। उसका कारण भी था। तो पहले आया क्यों, इस पे हम लोग विचार करते हैं। चूँकि छायावाद की उत्तर छायावादी रचनाएं काल्पनिक बहुत हो गई थीं, जिन्हें हम वायवीय कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि उन कविताओं के पैर धरातल से उठ गए थे। ऐसी रचनाएं वो लोग लिखते थे कि उनकी रचनाएं जमीनी लोगों के समझ में नहीं आती थी। उसी की प्रतिक्रिया थी हालाबाद। उसकी प्रतिक्रिया, जैसे छायावाद के गर्भ से 2-3 चीज़ें एक साथ फूट के निकली, एक हालाबाद, एक प्रगतिवाद, एक प्रयोगवाद। जैसे आप ये समझिए
कि आधुनिक हिंदी कविता का चरमोत्कर्ष छायावाद है। और जब कोई वृक्ष अपने चरम उत्कर्ष पे पहुंच जाता है तो वो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। तो हिंदी कविता वहाँ पर चरम पर पहुँचने के बाद शाखाओं में विभाजित हो गई। उसी की शाखाएं हैं हालावाद, उसी की शाखा है प्रगतिवाद, उसी की शाखा है प्रयोगवाद। तीनों निकलते कहाँ से हैं? छायावाद से। मतलब इसमें प्रगति प्रयोग दोनों का संबंध सबसे महत्वपूर्ण रूप से निराला से जुड़ जाता है कि जब ये वाद वाली कविताएं नहीं आई थी तब भी वो बादल राग लिख रहे थे। बादल राग उनकी परिमल में है और परिमल 1930 में आती है। ठीक, तो एक तरह से जो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति है वो छायावादी कवियों में निराला सबसे पहले उसकी तरफ, सामाजिक यथार्थ की तरफ। देखिए, प्रगतिवाद का तात्पर्य ये है कि सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को इन्होंने अपने काव्य का आदर्श बनाया कि जो यथार्थ में चल रहा है उसे ही हम लिखेंगे, उसी भाषा में लिखेंगे जिस भाषा में वो चल रहा है। काटो काटो करवी काटो, मारो मारो हंसिया मारो, हिंसा और अहिंसा क्या, जीवन से बढ़ हिंसा क्या। केदारनाथ अग्रवाल की लाइनें हैं ये। तो ये करवी काटना, हिंसा अहिंसा, आदमी के लिए जब पेट नहीं भरेगा तो हो सकता है कई लोग शौकिया चोरी करते हों, कई लोग मजबूरी में भी करते हों। तो उन्होंने सीधे सीधे लिख दिया कि जीवन से बढ़ हिंसा क्या, जीवन भी अपने आप में एक हिंसा ही है। तो जैसे जैसे छायावाद वायवीय हो रहा था, जमीन से कट रहा था, वैसे वैसे सामाजिक यथार्थ उसमें जुड़ रहा था। एक तरह से ये कहिए कि छायावाद को अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचाकर जयशंकर प्रसाद का पराभव हो जाता है, वहीं वो समाप्त हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन निराला, खास करके उसमें केवल निराला, उसमें पंत और महादेवी वर्मा को न लीजिए। हालांकि महादेवी के श्रृंखला की कड़ियाँ और बंगाल के अकाल से लिखे गए लेख भी सामाजिक यथार्थ से प्रभावित हैं, लेकिन उसमें सबसे मुख्य रूप से जो सामाजिक यथार्थ से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित थे, या दूसरे शब्दों में कहिए जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील हृदय वाला व्यक्ति था सामाजिक यथार्थ के मामले में, प्रकृति के मामले में नहीं, वो कौन थे? निराला थे। तो ये प्रगतिवाद उन्हीं उत्तर छायावादी रचनाओं के, मतलब आप अभी नगेंद्र को पढ़ेंगे ना, तो नगेंद्र ने कहा कि ये छायावाद के गर्भ से पैदा हुआ है, उसका गला घोंट के, उसके भस्म से नहीं, उसका गला घोंट कर पैदा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो रचनाएं धीरे धीरे सामाजिक जनजीवन से कट रही थी। भाई आप छायावाद में पढ़िए तो पता लगता है कि एक कविता का अर्थ ही नहीं निकाल मिलता। अब आप कहोगे कि तोड़ दो या क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, तो उसका हम क्या अर्थ निकालें? आप बताइए, क्या अर्थ निकालेंगे आप उसका? उससे अच्छे तो बच्चन है, इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा। उससे अच्छे तो बच्चन है ना, हमारे समझ में तो आते हैं। तो कविता जब जमीनी हकीकत से कट जाती है तभी कोई नया आंदोलन उसको किनारे करके और स्वयं को, अपने को स्थापित कर लेता है। तो प्रगतिवाद में केवल एक चीज अलग ये हो गया कि प्रगतिवादी कवियों ने जो अपना माइक्रोकांडिया आप सब लोग पढ़े होंगे ना, क्या कहते हैं उसको? पावर हाउस। तो कविता का जो पावर हाउस था उसे मार्क्सवाद बना लिया। मतलब अपना जो देखने का पावर हाउस था वो मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में करने लगे, क्योंकि जो जिस सामाजिक यथार्थ की वो अभिव्यक्ति करना चाहते थे वो सबसे अधिक उनको उस मार्क्सवादी दर्शन को दिखा और अपने को वो बहुत सहजता से मार्क्सवादी दर्शन से जोड़ लिया। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब वैचारिक रूप से मजबूत होगा तभी वो व्यक्ति मजबूत होता है।
ये काम छायावाद में भी हुआ था और ये काम प्रयोगवाद में भी हुआ था, ये काम भक्ति काल में भी हुआ था। भाई वो निर्गुण ज्ञानाश्रयी हैं, उनके राम निराकार हैं, उनके प्रेमाश्रयी हैं, उनके अल्लाह हैं, उनके पास एक दर्शन था। गोस्वामी जी के राम हैं, उनके पास दर्शन था। सूरदास के कृष्ण हैं, उनका भी दर्शन था। छायावाद में आइए, प्रसाद शैववाद से थे, ठीक, निराला अद्वैत वेदांत से थे, पंत बेपेंदी का लोटा थे, महादेवी बौद्ध दर्शन से थी। लेकिन प्रगतिवादियों को अपना जो सबसे ज़्यादा वैचारिक आकर्षण दिखा वो मार्क्सवाद में दिखा। यहीं तक नहीं है, इसके जस्ट आगे जब आप प्रयोगवाद में चलोगे तो उनका सबसे ज़्यादा जो आकर्षण था वो मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद में दिखा। वो अपनी भावनाएं सबसे ज़्यादा उस दर्शन के करीब समझते थे, इसीलिए उस दर्शन को उन्होंने अपना आदर्श बना लिया कि मार्क्सवाद का जो आदर्श है वही प्रगतिवादी कवियों का आदर्श है। चलिए हम लोग बीच में कुछ थोड़ी बहुत समझे और थोड़ा बहुत लिखते हैं और बीच बीच में समझते भी हैं। क्या मार्क्सवाद का ही नाम प्रगतिवाद है? मार्क्सवाद, अभी रामविलास शर्मा का कथन आएगा कि मार्क्सवाद का साहित्यिक रूप ही प्रगतिवाद। देखिए वो वाद है, वो दर्शन है, लेकिन दर्शन कविता नहीं हो सकता। उसे कविता में उतारने के लिए मिट्टी होती है ना त्रिपाठी, लेकिन मिट्टी घड़ा नहीं होती, मिट्टी मिट्टी होती है, मिट्टी कुल्हड़ नहीं होती, उसे कायांतरित करना पड़ता है, दूसरे रूप में ढालना पड़ता है। तो मार्क्सवाद मिट्टी है और प्रगतिवाद उस मिट्टी से निर्मित की गई एक कविता का एक आंदोलन है। जैसे मान लीजिए आप किसी विचारधारा से जुड़े हैं तो अपने जीवन में उस विचारधारा से प्रेरित होकर लागू करेंगे ना, उस विचारधारा को सीधे थोड़े लागू कर लेंगे। दूसरी चीज, मार्क्सवाद आप जानते हैं कार्ल मार्क्स जर्मनी का था, तो विदेशी विचार को देशी भाव में ढालने के लिए हूबहू नहीं ढाला जा सकता, उसे भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उसमें जरूरी संशोधन उतार चढ़ाव करके ही आप उसे लागू कर सकते हो। ये चीज़ छायावाद में भी थी, रोमांटिसिज्म वहाँ भी था, रोमांटिसिज्म यहाँ भी था, लेकिन वो उसकी परिस्थितियाँ अपनी थी और इसकी परिस्थितियाँ अपनी थी। दोनों के सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों में अंतर था। वाद व्यापक होता है दर्शन। वाद देखिए हर चीज़, हर आप किसी भी जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो हर सिद्धांत के पीछे वाद लगा होता है। मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, साम्यवाद, ठीक। वाद का अर्थ होता है सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब होता है कि जहाँ नियम कानून कायदे निर्धारित किए जाते हैं, बताया जाता है कि क्या क्या करना चाहिए, उसे ही जब हम व्यवहार में लागू करते हैं तब वो उसे आप आलोचना में समझिए, सैद्धांतिक आलोचना, व्यवहारिक आलोचना। सैद्धांतिक आलोचना का मतलब ये है कि हम गढ़ें उपन्यास ऐसा होना चाहिए, उपन्यास में ये तत्व होने चाहिए, लेकिन जब हम किसी उपन्यास पे उसे लागू करेंगे तब वो व्यवहारिक आलोचना हो जाएगी। आपको ध्यान होगा कि सैद्धांतिक आलोचना का पहला निबंध निबंध नामक नाटक नामक निबंध माना जाता है भारतेंदु का। सैद्धांतिक आलोचना का ध्यान रखना है, लेकिन व्यवहारिक आलोचना के लिए बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन माने जाते हैं। आपने अगर जितना पढ़ा होगा तो नाटक नामक निबंध में उन्होंने क्या बताया है, यही बताया है कि आधुनिक हिंदी नाटक में कौन कौन चीज़ें पुराने नाटकों की स्वीकार की जानी चाहिए, कौन सी स्वीकार नहीं की जानी चाहिए, नाटक के उद्देश्य कितने हैं, कितने अंकों का होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। इसे ही हम कहते हैं सैद्धांतिक आलोचना, जहाँ विचार निर्धारित किए जाएं। मार्क्सवाद जब पढ़ेंगे तो वो विचार मार्क्स निर्धारित करता है कि एक पूंजीपति वर्ग होगा, एक सर्वहारा वर्ग होगा। पूंजीपति वर्ग की विशेषताएं ये होंगी, सर्वहारा वर्ग की विशेषताएं
ये हो। लेकिन जब उसे आप लागू करते हो तब दर्शन नहीं रह जाता, वो उसकी व्यवहारिक आलोचना हो जाती है। बस केवल फर्क ये है, आज की भाषा में समझिए कि हमको भारतीय जनता पार्टी पसंद है। क्यों? क्योंकि हमको उसकी विचारधारा पसंद है, हमको समाजवादी पार्टी पसंद है। तो हम एक उस विचारधारा के आकर्षण से उस पार्टी से जुड़ते हैं ना, वैचारिक आकर्षण से। एक सवाल याद आ गया, बता दे तब चले। इसलिए भी याद आ गया कि चित्रा मुद्गल पे हमारा शोध था। चित्रा मुद्गल की सबसे प्रसिद्ध रचना है आवा। आवा में एक कथन है उनका, और कथन क्या है? सवाल भी है, सच्चाई भी है, और यही सच्चाई प्रश्नों के रूप में भी हम लोगों के सामने आती है। उन्होंने कहा कि देखिए, बड़ा अच्छा कथन है, ध्यान से सुनिए इस पे। उन्होंने उसमें लिखा है आवा में कि समकालीन राजनीति में कोई भी व्यक्ति नेता बनने आता है, कार्यकर्ता बनने नहीं आता। ध्यान से सुनिए इसको। समकालीन राजनीति में पार्टी कोई भी हो, व्यक्ति नेता बनने आता है, कार्यकर्ता बनने नहीं आता। और जहां केवल नेता ही नेता होंगे, वहां जरूर एक दूसरे की छाती पे चढ़ के उखाड़ पछाड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आप खुद सोच लीजिए कि आज कोई ऐसा व्यक्ति है जो राजनीति में कार्यकर्ता बनने आता हो, जिसके मन में नेता बनने की चाह ना हो, मुझे ये पद चाहिए, मुझे वो पद। और जब सब नेता ही हो जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आपकी टांग खींचेंगे और आप उनकी टांग खींचेंगे। तो ये चित्रा मुद्गल का बड़ा बढ़िया कथन है आवा से। और पूछा जाएगा, मुझे पेपर बनाना होता तो मैं डाल देता। अच्छा कथन था। प्रगतिवाद पे हम लोग कुछ लिखते हैं और फिर बीच में समझते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, प्रगतिवादी काव्यधारा। जहाँ कोई शब्द आपको समझ में ना आए आप बताइएगा, वैसे मेरा प्रयास रहेगा कि हर चीज़ हम व्याख्या करते हुए चलें। प्रगतिवादी काव्यधारा सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति। देखिए, यहाँ पे सामाजिक यथार्थ शब्द महत्वपूर्ण है। सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को रचना का लक्ष्य मानती है। प्रगतिवादी काव्यधारा सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को रचना का लक्ष्य मानती है। आगे, वह कला के लिए सिद्धांत का कला के लिए सिद्धांत का विरोध करते हुए कला को सोद्देश्य मानते हैं। वह कला के लिए सिद्धांत का विरोध करते हुए कला को सोद्देश्य मानते हैं। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि कला सामाजिक जीवन की उन्नति और कल्याण के लिए है। मतलब हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन सोद्देश्य, कला का उद्देश्य उनका क्या होगा? सामाजिक उन्नति और लोगों का कल्याण। इसके जस्ट पहले क्या था? छायावाद में कला के लिए सिद्धांत का बोलबाला था। हमने वहाँ शायद लिखवाया होगा शिव कुमार शर्मा के अनुसार। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन्होंने कहा कि कला भी हमारी सामाजिक जीवन की उन्नति और विकास के लिए होनी चाहिए, केवल सुंदरता के लिए कला का वर्णन नहीं होना चाहिए। अगर वो हमारे सामाजिक जीवन में उन्नति और कल्याण नहीं कर रही है तो ऐसी कला को हमको स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा पॉइंट लिखिए,
प्रगतिवाद के अनुसार देखिए अब्राहम लिंकन की परिभाषा यहाँ लागू कर रहे हैं। लोकतंत्र पे लिंकन की परिभाषा याद है? कौन सी? कला को सोद्देश्य मानते हैं, उद्देश्य युक्त मानते हैं। वही अब्राहम लिंकन की परिभाषा आप प्रगतिवाद पे लागू करिए। चलिए हम लिखाते हैं, आप लिखिए। प्रगतिवाद के अनुसार साहित्य जनता का, प्रगतिवाद के अनुसार साहित्य जनता का, जनता के लिए किया गया चित्रण है। साहित्य जनता का, जनता के लिए किया गया चित्रण है। अगला पॉइंट, प्रगतिवादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य मार्क्सवादी दर्शन, इसे अंडरलाइन करिएगा, मार्क्सवादी दर्शन, मतलब इनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? मार्क्सवाद से। इनके विचार क्या होंगे निर्धारित कौन करता है? मार्क्सवाद। जैसे अज्ञेय के लिए मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद है, वैसे मार्क्सवादी मतलब पूरे प्रगतिवादी कवियों के लिए माइटोकांड्रिया है। कोई चीज़ ये देखेंगे तो इनके आंख पे मार्क्सवाद का चश्मा लगा रहेगा। चश्मे के उस ओर वही चीज़ दिखेगी जो मार्क्सवाद के सिद्धांतों के नज़रिए से फिट बैठ रही है, वही इनके लिए अच्छी है, और मार्क्सवाद के अनुसार जो बुरी है वही इनके लिए बुरी। तो ये सवाल बहुत आता है कि प्रगतिवादी काव्य का दर्शन क्या है, या मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित हिंदी की कौन सी कविता है। देखिए, जब आप वैचारिक रूप से मजबूत रहते हैं तो शब्दों का हेर फेर आपको फंसा नहीं सकता। वो चाहे जो शब्द रखें, चाहे जैसा रखें, फिर आप पकड़ ले जाएंगे। लेकिन जब आप अपने को संकुचित कर लेते हो कि चंद किताबें, चंद नोट्स तक, तो आपके दिमाग में जो चंद शब्द होते हैं ना, वो आपके लिए घातक होते हैं। रीत निरूपण को हम अगर काव्यांग निरूपण कह दिए तो बस आप उसी में फिसल जाएंगे। समझ रहे हैं? आगे लिखिए कि प्रगतिवादी काव्य मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में, मतलब एक तरह से पूरा निचोड़ है ये, सामाजिक यथार्थ के भावबोध को, प्रगतिवादी काव्य मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक यथार्थ के भावबोध को लेकर आगे बढ़ता है। सामाजिक यथार्थ के भावबोध को लेकर आगे बढ़ता है। बस यहाँ दो चीज़ आपको पकड़ना है, एक सामाजिक यथार्थ और दूसरा मार्क्सवादी दर्शन। ये दो चीज़ें इनकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आगे लिखिए, प्रगतिवाद में उपयोगितावाद का प्राधान्य है। प्रगतिवाद में उपयोगितावाद का प्राधान्य है। आगे, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सन 1935 में लंदन में हेनरी बारबूज
हेनरी, एक मिनट रुक जाइए। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सन 1935 में। देखिए इसमें सवाल कहाँ कहाँ से निकल सकते हैं, यही है। पहला तो सन निकल आया, ठीक। कहाँ था? लंदन में। हेनरी बारबूज की अध्यक्षता में हुआ था। 3 सवाल इससे हैं, किसकी अध्यक्षता में, कहाँ, कब। हेनरी बारबूज की अध्यक्षता में हुआ था। 3 सवाल हैं इससे, तीनों स्पष्ट हैं। अगला, मुल्क राज आनंद, कामा लगाइए, मुल्क राज आनंद, सज्जाद जहीर, एवं भवानी भट्टाचार्य। मुल्क राज आनंद, सज्जाद जहीर एवं भवानी भट्टाचार्य ने सन 1935 ईस्वी में ही लंदन में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। मतलब उसी साल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुआ था और उसी साल 3 भारतीयों ने मिलकर वहीं लंदन में ही प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कर डाली थी। अब आपको बताते हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ की शाखा भारत में, मतलब उन्होंने उसके सम्मेलन भारत में करवाए और टोटल 6 सम्मेलन हुए हैं। हम आपको पूरे 6 सम्मेलन के समरी देते हैं, ठीक। पहला सम्मेलन, उसकी डेट, उसके अध्यक्ष और स्थान। 3 ही सवाल बन सकता है कि पहला कौन था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे। बस 4 सवाल के आगे वो बढ़ नहीं पाएंगे और हम चारों को लेकर चलेंगे। अगला पॉइंट लिखिए, भारत में प्रथम प्रगतिशील लेखक संघ का, भारत में प्रथम प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन प्रथम अगर हटा दें तो प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन अगर करें निम्न क्रम में हुआ। प्रथम अगर हटाएंगे तभी सही होगा। निम्न क्रम में हुआ। अब डैश करके हमको कम से कम 1 2 3 4 5 खाने चाहिए हमको। एक में तो हम ये लिखेंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, कुल 6 अधिवेशन हुए हैं। एक में हम डेट लिखेंगे, एक में स्थान लिखेंगे, एक में अध्यक्ष लिखेंगे। 4 कम से कम, 5 ना हो तो 4 तो होने ही चाहिए, ठीक। चलिए लिखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रथम। तो प्रथम तो आप सभी लोगों को याद है, सन कितना हो जाएगा 1936, स्थान लखनऊ और अध्यक्ष में प्रेमचंद। ये बड़ा मल्टीपर्पज सवाल है, एक परीक्षा नहीं दूसरी में आ ही जाएगा। और ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कुछ ना कुछ आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी से कितने सवाल बन सकते हैं, सारा सोच के एक साथ है चलो। प्रथम हो गया 36 में लखनऊ में प्रेमचंद। अब हम लेते हैं द्वितीय।
द्वितीय सम्मेलन 1938 में कलकत्ता में, स्थान हो जाएगा कलकत्ता। अध्यक्ष, अब जो है सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसमें द्वितीय सम्मेलन, मतलब हर बार प्रथम रखते हैं ना हम लोग, कुछ नहीं करना है, उसे द्वितीय प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष पूछ लेना है। रविंद्रनाथ टैगोर। द्वितीय सम्मेलन 1938 में कलकत्ता में, रविंद्रनाथ टैगोर। तीसरा 1942, स्थान है दिल्ली। अब इसके अध्यक्ष बताओ। जवाहरलाल। चलिए चतुर्थ, डेट है 1943, स्थान है मुंबई। उस समय हो सकता बम्बई ही रहा हो। अध्यक्ष श्री अमृतपाद डांगे। चतुर्थ है 1943 में बम्बई में, अध्यक्ष हैं श्री अमृतपाद डांगे। ठीक। पंचम 1950, स्थान इसका भी मुंबई है। डॉक्टर रामविलास शर्मा। लेकिन इसमें एक खास बात हो गई। खास बात ये हो गई कि ये प्रतिबंधित था, सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? प्रतिबंधित। जैसे प्रेमचंद की सब कुछ हम लोग याद कर लें, सोजे वतन न याद करें तो एक कील छूट जाती है। ठीक। भारत भारती न याद करें, चिंगारियाँ न याद करें, तो हमको प्रतिबंधित रचनाएं याद होनी चाहिए। आखिरी सम्मेलन इसके षष्ठम, रामविलास शर्मा। पांचवें के रामविलास शर्मा है, बाकी सुनाई पड़ा। हाँ, तो आखिरी जो सम्मेलन था वो 1953 में था, दिल्ली में था। और इसके अध्यक्ष नहीं मिलते, ये भी चूंकि उसके बाद इस संगठन पे कुछ कठोर प्रतिबंध टाइप के लगे, तो इस सम्मेलन के अध्यक्ष उसमें मिले नहीं षष्ठम के। लेकिन आपको यहाँ से 3 सवाल जो निर्धारित कर लेने हैं, वो एक सामान्य सवाल ये हो गया कि प्रगतिवाद के कितने सम्मेलन भारत में हुए, एक सीधा सवाल। तो 6 सम्मेलन हुए, और कम से कम ऊपर से दूसरे तीसरे तक के अध्यक्ष याद होने चाहिए। दूसरे के तो बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि समय बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है, और हो सकता है कि पेपर पूछने वाले का तरीका बदल जाए, तो हम लोग फिसल न जाएं। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि वैसे कोई खास नहीं है, प्रेमचंद हमको याद ही हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, अमृतपाद डांगे, रामविलास शर्मा। 6 सम्मेलन में से 5 लोग ही अध्यक्ष हैं। ठीक।
चलिए, क्लियर हो गया प्रगतिवादी ये जितने सम्मेलन हुए थे। अब अगर आप ना याद कर पाओ, अब आप इसको गलत करके आओ, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए, अभी पॉइंट और हैं, उसी में आगे पॉइंट लिखते हैं कि प्रगतिवादी आंदोलन के जैसे हम लोग रीतिकाल जब पढ़ रहे थे तो हमने रीतिकाल के विपक्ष में भी लिखवाया था कि इसके कमियां क्या हैं, और फिर पक्ष में भी लिखवाया था कि रीतिकाल के गुण क्या हैं, रीतिकाल के दोष क्या हैं। तो वैसे प्रगतिवाद के भी कुछ दोष भी हैं और कुछ अच्छाइयाँ हैं। 2 अच्छाइयाँ हम लोग लिख लेते हैं, इसकी गुण नाम नहीं डरना है, लाइन ही बताएगी कि ये अच्छाई है। लिखिए, प्रगतिवाद ने भारतीय राष्ट्रीयता को आकाश से धरती पर उतारा। इसका मतलब छायावादियों ने राष्ट्रीयता को आकाश पे चढ़ा दिया था। प्रगतिवाद ने भारतीय राष्ट्रीयता को आकाश से धरती पर उतारा और उसे जनजीवन से जोड़ा। अगला सवाल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। प्रगतिवाद का सर्वाधिक विशिष्ट प्रभाव हिंदी कथा साहित्य पर पड़ा। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्रगतिवाद का सर्वाधिक विशिष्ट प्रभाव हिंदी कथा साहित्य पर पड़ा। मतलब जितनी विधाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ तो क्या था? हिंदी उपन्यास, या हिंदी उपन्यास कहानी दोनों, कथा साहित्य। और ये सरल इतिहास की लाइनें हैं, पढ़ते समय आपको ध्यान दीजिएगा तो मिल जाएंगे। विश्वनाथ त्रिपाठी कथन भी है। आगे लिखिए, प्रगतिवाद की बृहत्त्रयी में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन का नाम लिया जाता है। अगला पॉइंट, मार्क्सवादी विचारधारा का भारत में बीजारोपण काजी नजरुल इस्लाम, कामा मुजफ्फर अहमद काजी नजरुल इस्लाम, मुजफ्फर अहमद और गुलाम हुसैन ने किया। मार्क्सवादी विचारधारा का वही है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। मार्क्सवादी विचारधारा का भारत में बीजारोपण 3 लोगों का नाम आता है, काजी नजरुल इस्लाम, मुजफ्फर अहमद और गुलाम हुसैन ने किया।
नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी में आप लोग स्पीड थोड़ा सा बढ़ाए रखिए। हिंदी में मार्क्सवाद से प्रभावित प्रथम निबंध सन 1914 में, हिंदी में मार्क्सवाद से प्रभावित प्रथम निबंध सन 1914 में डैश करके हमारे गरीब किसान और मजदूर, उस निबंध का नाम था हमारे गरीब किसान और मजदूर, जनार्दन भट्ट ने लिखा। अगला पॉइंट, बच्चन सिंह का कथन भी है ये, एक आंदोलन के रूप में प्रगतिवाद की समाप्ति वो 1951 में हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ बच्चन सिंह का है, दूसरा इतिहास 422, एक आंदोलन के रूप में प्रगतिवाद की समाप्ति सन 1951 में हो जाती है। नेक्स्ट, वैसे हम लोग लिखे हैं यहाँ लेकिन फिर से लिखना है, प्रथम प्रगतिवादी कृति पंत की युगवाणी मानी जाती है। प्रथम प्रगतिवादी कृति पंत की युगवाणी मानी जाती है। हर आंदोलन का विरोध होता है तो इसका भी होगा। हम लोगों ने लिखा था ना कि छायावाद का विरोध सबसे ज़्यादा कौन कौन सी पत्रिकाओं ने किया था, तो प्रगतिवाद का भी लिख लें कि सबसे ज़्यादा विरोध किसने किसने किया। लिखिए, प्रगतिवाद का सर्वाधिक विरोध, जिस क्रम में लिख रहे हैं उसी क्रम में विरोध भी हुआ है। जो सबसे पहले आएंगे सबसे ज़्यादा विरोधी वही थे। प्रगतिवाद का सर्वाधिक विरोध विशाल भारत, लेकिन इसमें देखिए विशाल भारत से बनारसी दास चतुर्वेदी याद आएंगे।